चलो बेटा, गुडविल वैल्यूएशन सेकंड डे शुरू करते हैं काम। सॉल्यूशन था फर्स्ट क्वेश्चन का। वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं टेक्निकल कि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लियर है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई इशू तो नहीं। तो सीधा हम अपने आज की बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, और गुडविल वैल्यूएशन के लिए इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? मीनिंग ऑफ और नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। क्या बताया था ये नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन? क्या ज़रूरत है गुडविल वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करने की? हाँ, ताकि किसी को भी कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना रह जाए किसी भी तरह की। कि अगर मैं अपना चलता हुआ बिजनेस सेल कर रहा हूँ तो मैंने जो मेहनत की है उसका फ़ायदा मुझे ही मिलना चाहिए, किसी नए व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। यही सीखा था हमने। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये भी बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ, हमारे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे प्राइस होने चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का नाम आगे बढ़ता है, जिसे हम गुडविल कहते हैं। वैसे गुडविल का क्या मीनिंग बताया था मैंने? आपको लगता है सिंपल सा एक मीनिंग बताया था, फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्नड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है ना? फिर हमने एक सीखा था टाइप्स ऑफ गुडविल। इसके अंदर क्या सीखा था टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने कौन सी बताई थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने कौन सी बताई थी? जो कि हम खुद जनरेट करते हैं और वो कभी भी मेरी बैलेंस शीट के अंदर नज़र, क्योंकि मैं उसके कोई पैसे नहीं देता हूँ, वो मैंने खुद डेवलप की है और वो भी बिना खर्चे के। अच्छा, और फिर उसी गुडविल को जब मैं अपने बिजनेस के साथ, गुडविल कभी भी अलग से नहीं बिकती है, ठीक है ना? गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ बिकती है। तो जो व्यक्ति उस बिजनेस के साथ उस गुडविल को खरीदता है और क्योंकि उसने उसके पैसे दिए होते हैं तो वो परचेज गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नज़र आती है। क्लियर है? आओ, फिर हमने सीखा था इसका वैल्यूएशन का पहला मेथड जिसका नाम था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको, अभी हम इसी मेथड के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है ना? कुछ बातें और ऐड ऑन करूंगा मैं इसके अंदर आज। सुनना बेटा, ये मेरा कोचिंग सेंटर है इजी एक्सेस। ठीक है, 2013 से ये मैंने शुरू किया था। ठीक है, और इसको चलाते चलाते आज तकरीबन 12 साल हो गए हैं। पर मैं आपको स्टोरी सिर्फ 2018 तक की बता रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। मैं तो सिर्फ कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि स्टोरी आपको कुछ मैसेज तक ले जाए। ठीक है, आओ ज़रा मेरे फर्स्ट ईयर में आ जाओ। मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे सिर्फ एक तरह की इनकम होती थी, फीस। अच्छा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो फीस मेरे लिए ऑपरेशनल इनकम है। ऑपरेशनल इनकम मतलब होती है जो मुझे मेरे रोज के काम से मिलती है। ये मेरा रोज का काम है पढ़ाना, ठीक है ना? तो दिस इज माय ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर मेरे किस तरह के खर्चे होते होंगे? ये तो चश्मा बन गया। हाँ हाँ जी, बिजली का बिल, प्रिंट आउट का खर्चा, इस तरह के खर्चे होते होंगे ना मेरे। अच्छा, सेकेंड ईयर में मेरे साथ एक इनकम और जुड़ गई बेटा। ये कैसे जुड़ी होगी? ये कैसे जुड़ी होगी? एक और इनकम, दो इनकम हो गई मेरी। अरे मैंने बहुत सारा पैसा कमा के बैंक में डाल दिया होगा तो हो सकता है वहां से इंटरेस्ट आ रहा हो। थर्ड ईयर में मेरे पास 3 इनकम हो गई। शायद मैंने और पैसा कमा के बिल्डिंग खरीद के किसी को किराए पे दे दी होगी तो रेंट आ रहा है। हाँ, यहां पर भी अब मेरे पास देखो कितनी इनकम हो गई। चौथी इनकम किस चीज की है? शायद मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो वहां से डिविडेंड आ रहा है, इनकम है वो भी। हाँ, यहां पर भी 4 इनकम है। आज मेरा मन हुआ ये जानने का कि क्या मार्केट में मेरी गुडविल है। अच्छा, गुडविल तो मैं क्यों जानना चाहूँगा? वजह मैंने बताई थी। हो सकता है कोई नया पार्टनर आ रहा हो सकता है मैं अपना बिजनेस सेल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बिजनेस में से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, किसी की मतलब किसी पार्टनर की। तो ये कुछ रीज़न बताए थे कि जब हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं, हाँ या ना? तो बेटा आज जब मैं गुडविल निकालूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे ये वाले इन्हीं के बेस पे तो निकालूंगा मैं, और गुडविल का मतलब फ्यूचर प्रॉफिट। तो जब आप गुडविल निकालोगे तो क्या मुझे इनमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है? सोचो, करेक्शन कब करता हूँ? जब कोई इसमें गड़बड़ हो। क्या इनमें कोई गड़बड़ नज़र आ रही है? तुम लोग सब अपनी गर्दनें ऐसे कैसे हिला सकते हो? गड़बड़ है, क्योंकि मैं जो गुडविल निकालना चाहता हूँ वो अपने कोचिंग सेंटर की निकाल रहा हूँ। हाँ या ना?
और कोचिंग सेंटर का काम क्या है? पढ़ाना, पढ़ाना। बेटा क्या ये मेरे कोचिंग सेंटर से मिली हुई इनकम है? तो जब कोचिंग सेंटर की इनकम देख रहे हो तो ये इनकम क्यों कंसीडर करोगे? ये ऑपरेशनल इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैं काम चलाऊं या ना चलाऊं, ये इनकम तो फिर भी आएगी। तो बेटा इस तरह की इनकम कंसिडर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मेरे प्रॉफिट्स को क्या किया हुआ है? तो यहां से एक इनकम माइनस होगी, यहां से दो, यहां से तीन, यहां से तीनों इनकम माइनस करनी पड़ेंगी। तो क्या सीखा मैंने यहां पर? गुडविल का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट्स टू बी अर्न्ड ड्यू टू ऑपरेशंस ओनली। और क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिडर करते हो तो आपको यहां पर जो खर्चे लिखने हैं वो भी ऑपरेटिंग नेचर के होने चाहिए। उल जुलूल ऊट पटांग खर्चे अगर यहां पर कोई भी लिखे हुए हैं तो वो मुझे प्लस करने पड़ेंगे। इनकम आपने माइनस करवाई है, मान लो तुमने यहां पर लिखा है लॉस बाय फायर। क्या ये नॉर्मल खर्चा है? रोज आग लगती है क्या? वो तो घरों में लगती है। क्या रोज आग लगती है क्या? तो बेटा इसने मेरे प्रॉफिट को क्या किया है? माइनस किया हुआ है। तो मैं इसे यहां पर, बच्चा हंस रहा है, बात समझ आ गई? मैं आगे चलूं? तो गुडविल मतलब ऐसे प्रॉफिट जो ऑपरेशंस की वजह से कमाए जाएंगे। ठीक है ना? आओ अब यहां पर देखो, दो डॉक्टर हैं, बंटी और बबली। बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा डॉक्टर है? इसे देखकर बताओ। बंटी अच्छा डॉक्टर है एज पर प्रियांशु। अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि वो लड़का है इसलिए तो नहीं कह रहे हो? तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि बंटी अच्छा डॉक्टर है? इसकी इनकम ज्यादा है। वेरी गुड। पर बेटा ठीक से सोचो। अच्छा मैंने पूछा अच्छा डॉक्टर, अरे डॉक्टर देखना है तो इसी को तो कंपेयर करोगे बस। ये तो कोई भी कमा लेगा, इसे कमाने के लिए डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज नॉट ऑपरेशनल इनकम, माइनस करना पड़ेगा। तो उन दोनों को मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा ताकि मैं दोनों को सही लेवल पे कंपेयर कर सकूं। गॉट इट? आओ आगे बढ़ते हैं। बेटा आओ जरा एक सवाल के जरिए हम इसको समझेंगे। आपको यहां पर गुडविल निकालनी है कैसे? 100% ऑफ, 100% का मतलब होता है 1। क्या? एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट। आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो जो आपको चारों साल के प्रॉफिट दिए हैं उन्हें मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है? अच्छा तो ये निकल जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। 100% कह रहा है, अगर यहाँ 200% कह रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब आ जाओ, पहली एडजस्टमेंट देखो अंदर दे रखी है 2 और 2 एडजस्टमेंट बाहर दे रखी है। पहले इस एडजस्टमेंट को अप्लाई करो। कह रहा है 2016 में, यानी कि यहां पर मैंने एक कौन सा खर्चा लिखा था? लॉस बाय फायर। तो बेटा यहां पर 50,000 का ऊट पटांग खर्चा लिखा था, नॉर्मल नहीं है, तो उसे मैं यहां पर क्या लिखूंगा? प्लस लॉस बाय, या एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है आगे चलो। कह रहा है 2017 में, यानी कि यहां पर आपने कौन सा खर्चा लिखा था? इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। बेटा एक बात बताओ, मेरा बिजली का बिल है, नॉर्मल खर्चा है। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा मैं सारांश तुझसे दुखी हो गया हूँ भाई, तू ऐसा कर, तू ट्यूशन छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा बेटा 20,000 रुपये ले ले पर छोड़ दे। कह रहा वो तो मैंने आपको वैसे भी फीस दी थी, वो तो आप वैसे भी लौटाओगे। मैंने कहा 20,000 एक्स्ट्रा ले ले पर प्लीज छोड़ दे। ये जो मैंने इसको फीस लौटाई वो मेरे लिए खर्चा नहीं है, वो तो मुझे मिले थे, पर मैंने जो ऊपर दिए और वो मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है? क्या ये नॉर्मल खर्चा है? दिस इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जाओ, मैं कहा तुम खुद कहो कि मैं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम बोलो कि मैं जा रहा हूं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से बोलो मैं जाना चाहता हूं, मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा कब होता है? मेरी कंपनी क्राइसिस में चल रही है, प्रॉब्लम्स में चल रही है, और मैं चाहता हूं मेरे कुछ एम्प्लॉयज मुझे छोड़ के चले जाएं। वो बढ़िया है, वो जाएंगे, मेरी सैलरी का खर्चा घट जाएगा क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं है। अब वो मैं उन्हें नहीं निकाल सकता, ये अगेंस्ट है, एज पर लेबर लॉ मैं नहीं निकाल सकता उन्हें, क्योंकि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भैया आप तो यहाँ परमानेंट रहोगे, अगर परमानेंट नहीं होगे तो उनकी तो ज़िंदगी के लिए खतरा है।
कि कभी भी नौकरी से निकाल देंगे। तो मैंने उन्हें बोला भाई मैं नहीं कह सकता कि तुम चले जाओ, तुम खुद ही कह दो कि हम जा रहे हैं, हम तुम्हें पैसा देंगे इसके लिए। वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अब समझो मीनिंग, वॉलेंट्री अपनी इच्छा से खुद कह देना हम जा रहे हैं। तो इस तरह का कितने रुपए का खर्चा हो गया? क्या नॉर्मल खर्चा है सोचो। ये खर्चा मैंने यहां लिखा था, मुझे इसे प्लस करना पड़ेगा, प्लस वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस इस साल में प्लस हो जाएगा। आ गया जाओ नीचे इसमें पहले पॉइंट में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। देखो जरा क्या हुआ था इस साल में बेटा। हाँ जी, इस साल में क्या हुआ था? एक मशीन जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट में, और 60,000 रुपए इट वॉज रिटर्न ऑफ एज अ लॉस इन द P&L। 60,000 रुपए का लॉस आपने यहां लिखा था, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक नॉर्मल खर्चा नहीं है। प्लस क्या है? मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जुलाई 2017 को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे डेट को लोकेट नहीं कर पाते हैं। खुद पहचानो ये डेट कौन से साल में पड़ेगी? 17-18 के अंदर पड़ेगी। 17-18 बोले तो ये वाला जो साल है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, कह रहा हमने 2 कंप्यूटर खरीदे थे और एक कंप्यूटर कितने का था? 40,000 का था। इसकी जर्नल एंट्री, डेट आ गई बेटा, यहां पर पड़ेगी ये डेट, है ना। इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये सोचो पहले। हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट या फिर कंप्यूटर डेबिट टू कैश, और वैल्यू लिखनी चाहिए थी। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट यहां पर लिखना चाहिए था, और बेटा इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए था 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं पहले वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था। अच्छा, इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होना चाहिए था कितना? 8,000 नहीं, यहां तो 9 महीने का लगा होगा, और डेप्रीशिएशन मुझे यहां लिखना चाहिए था, हाँ या ना। अच्छा, फिर डेप्रीशिएशन यहां पर भी तो लिखना पड़ता, तो यहां पर डेप्रीशिएशन कितना लिखता मैं? पूरा 8,000। ये मुझे करना चाहिए था। मैंने क्या गलती करी सुनो, उसे हम किसी और पेन से लिख लेते हैं। कह रहा है मैंने उसे गलती से खर्चे के अकाउंट में डाल दिया, एसेट में नहीं डाला। तो मैंने क्या क्या कर दिया, गलत वाला हिस्सा, मैंने पूरा का पूरा 80,000 यहां पर क्या लिख दिया? ट्रैवलिंग। तो बेटा मैंने तो सारा यहां पर डाल दिया होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 80,000। नहीं समझ आई। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस 80,000 को, जो कि मेरी एसेट थी, मैंने उसे खर्चा मान रखा है, पहले मैं इसे ऐड करूंगा ना वापस। नहीं समझ आ रही बात। पहले मैं इसे यहां पर ऐड करूंगा, कौन से साल में? यहां पर प्लस हो जाएगा कितना? 80,000। किस नाम से? दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। प्लस कर दिया हमने, और ये तो आपने खाली इसका असर हटाया है। अब आपको जो खर्चा मानना चाहिए था डेप्रीशिएशन, उससे माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो यहां से माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन, इस साल का 6,000, इस साल का, फिर आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 2 3 4 चारों का टोटल करेंगे। ध्यान रखना ये वाला माइनस में है, चारों का टोटल डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? और कितने से मल्टीप्लाई करना है? यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। 100% लिखा है, चेक करो। ये एडजस्टमेंट उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जिसको बेसिक्स आते हैं, जर्नल एंट्रीज, कहाँ पर क्या क्या चीज़ जाती है, वरना आप लोग फंसेंगे। इज इट क्लियर? और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मैं चलूँ आगे? आइए देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले आप ये पढ़ लो, पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और क्या मांगा है? गुडविल की वैल्यू मांगी है, जो कि तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला होता है? एडजस्टेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर। इसकी वैल्यू 3 दे रखी है।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बेटा एक बार हमें 1 2 3 4 पिछले 4 साल का एवरेज लेना है हमें एक बार, तो वो क्वेश्चन में ये लिखा है। अच्छा, पिछले 4 साल का एवरेज क्या क्या प्रॉफिट है, 2 लाख, 1 10, 1.5 लाख, और तो ये रहे वो आपके पिछले 4 प्रॉफिट। तो आपने 4 से ही डिवाइड किया है, तो ये आपका आ गया पिछले 4 साल का एवरेज। इसे आप उठाएंगे यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। और एक बार क्या कह रहा है, कह रहा है पिछले 5 साल का एवरेज भी लेना है, तो उसमें फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेना पड़ेगा। तो पिछले 5 साल का एवरेज कितना आ रहा है, ये पिछले 4 साल का एवरेज है और ये पिछले 5 साल का एवरेज है। आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अब क्या लिखा है, आओ जरा, विच एवर इज, कह रहा है दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वही गुडविल की वैल्यू होगी। नहीं समझे मेरी बात को, ये वाला एवरेज पिछले 4 साल का है, ये एवरेज पिछले 5 साल का है, और क्योंकि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली, तो आपने इसको ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जरा क्वेश्चन को रीड करो पहले। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सर इसका कोई काम नहीं है, 3:2:1 नहीं, इसका ऊपर का कोई यूज़ नहीं है। ये तो देखो ना, तुम ठीक से देखो, ये वजह है कि हम गुडविल की वैल्यू यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, कि कोई आ रहा है जा रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, वो वजह लिखी हुई है ऊपर की 2 लाइनों में। चलें आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, यहां पर गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, और एवरेज पिछले 5 साल का लेना है। आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसमें एक के अंदर, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। आओ जरा, एडजस्टमेंट कितनी है, एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है बस। कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 को। अच्छा, ये यहां पर पड़ेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, अक्टूबर का। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर चेक करो, एक कंप्यूटर खरीदा था 40,000 का, और कह रहा है हमने उसे खर्चे में डाल दिया था। हमें क्या करना चाहिए था, हमें कंप्यूटर को यहाँ पर लिखना चाहिए था और इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करके यहाँ ले जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अपन ने क्या किया, हमने एसेट को यहाँ ना लिख के खर्चे में लिख दिया। तो मैं उसे पहले इस वाले साल में, कौन सा ये 16-17, तो मैं यहाँ पर पहले उस 40,000 को प्लस करूँगा और उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पर कितने महीने का, 6 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस कर दूंगा। आसान है, सेम टाइप का है जो कराया था। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जुलाई से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाया था और 2018 में भी लिखा था, वहाँ पे पूरा लिखा था अगले साल में, पिछले क्वेश्चन में वहाँ डेप्रीशिएशन, क्योंकि ना वहाँ जो गलती थी वो इस साल में हुई थी, तो यहाँ का डेप्रीशिएशन 9 महीने का था और इस साल का पूरा का था उस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो गलती हुई है वो लास्ट ईयर में हुई है, इसीलिए जो डेप्रीशिएशन है वो सिर्फ 6 महीने का लगेगा। समझ आ गई ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि गुडविल का अगला मेथड इससे एक लेवल और आगे चला जाएगा ना फिर। हाँ देखो, आप आराम से देखो किस तरह से हुआ है सॉल्व। हो गया? अब यहाँ पर आपके ज्ञान की थोड़ी सी परीक्षा रहेगी, आपको ध्यान से चीज़ों को समझना होगा। अगर आपको ये क्लियर है गुडविल का क्या मतलब होता है, अब जो आपने आज सीखा है उसके हिसाब से क्लियर, एक लाइन में लिखते हैं गुडविल का मीनिंग, है ना। चलो आप लोग करेक्शन कराना या बोलो कुछ तो शुरुआत करो। गुडविल मीन्स व्हाट, फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्नड, कितनी तेज बोल रहे हैं आप लोग, टू बी अर्नड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स
तो ये लाइन तो मैंने पिछली क्लास में ही बोल दी थी। मैंने बोला आज के हिसाब से एडिशन हुआ है ना, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वो वैल्यू एडिशन तो है ही नहीं इसके अंदर, गोबर बताया आप लोगों ने तो। हाँ, फ्यूचर ऑपरेशनल प्रॉफिट, या फिर ये लिखो फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्नड ड्यू टू ऑपरेशंस ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। नहीं समझे? फ्यूचर का ऑपरेशनल प्रॉफिट कंसीडर करना है। क्लियर है? आओ, पहला आपको इसके अंदर भी 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और वो चारों साल के प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला और दूसरे पॉइंट में कुछ भी नहीं था, तो वो मैंने ऑलरेडी प्लस माइनस किए हुए हैं। आप पढ़ लो फिर भी एक बार पहला दूसरा पॉइंट, सिंपल है। गुडविल निकालनी कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ, तो यानी कि एवरेज 4 साल का लेंगे पर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। सही है ना? क्या करूं अगली एडजस्टमेंट का, तीसरी का, सैलरी वाली। सोचो, ध्यान से सोचो। कह रहा है 12,000 रुपए की सैलरी यहां पर हर साल लिखने से रह गई थी हमसे। सैलरी का खर्चा मिस हो गया था। माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लस तो नहीं करेंगे। माइनस का तो कोई, प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सैलरी क्या मेरा एक सही और नॉर्मल ऑपरेशनल खर्चा था? बिल्कुल ऑपरेशनल खर्चा है भाई, रूटीन एक्सपेंस है वो, तो मुझे माइनस करना चाहिए था। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये अभी सही नहीं है, तो मुझे यहां पर सैलरी का खर्च कौन से साल में, कौन से साल में? हर साल में मुझे उसे माइनस करना पड़ेगा। आ गया जो इंश्योरेंस का खर्चा जो कि 5,000 था, इट वॉज इग्नोर्ड इन द ईयर 15-16। सोच समझ कर जवाब देना। इंश्योरेंस का खर्चा 15-16 में, यानी कि यहां पर खर्चा लिखने से रह गया था। अब सोचना पड़ेगा, अगर ये सही खर्चा है, नॉर्मल है, तो इसे माइनस करना चाहिए था, मतलब हमें इस खर्चे को यहाँ लिखना चाहिए था। और अगर ये खर्चा अजीब है तो मुझे बढ़िया हुआ, रह गया, अच्छा हुआ, वरना मुझे आज इसे प्लस करना पड़ता। तो वो एंगल आपको क्लियर करना पड़ेगा। इज इट ऑपरेशनल एक्सपेंस और नॉट? हमने सब क्लेम किया है क्या? क्लेम किया है क्या हमने? भैया इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही है, क्लेम की बात नहीं हो रही। इंश्योरेंस का खर्चा आपने उस साल में पे किया था, पर आपने उस साल में रिकॉर्ड नहीं किया उसे। क्या ये खर्चा नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था? खर्चा ऑपरेशनल था कि नॉन ऑपरेशनल था? इट वॉज एन ऑपरेशनल एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमें इस खर्चे को यहाँ लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा था, तो लास्ट ईयर में मैं इसे माइनस कर दूंगा। अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है कलेश? कह रहा है 5,000 रुपए का किराया विल बी पेड, विल बी पेड, विल बी पेड। क्या रेंट एक नॉर्मल खर्चा है कि नहीं है? पहले ये सोचो। अच्छा, एक बात और बताना मुझे, इस पे वापस आते हैं हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे थोड़ी देर में अभी, पर वो इस पॉइंट के बाद ही होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, या इग्नोर होगा, कुछ तो होगा इसका, तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम इन चारों प्रॉफिट्स को नीचे लाएंगे, 4 से डिवाइड करके यहाँ पर क्या निकल जाता है? यार ये है क्या? नाम के अलावा ये है क्या? आवाज नहीं आई है बिल्कुल भी। ये क्या है दरअसल? बिल्कुल ठीक, ये आने वाले 1 साल का प्रॉफिट है, मतलब आने वाले हर 1 साल का। नहीं समझे? हर आने वाले 3 साल 4 साल जो भी होंगे, ये ऑन एन एवरेज 1 साल का प्रॉफिट निकाला है। यानी कि जो हम अगले साल उम्मीद कर रहे हैं वही तो है ये। क्या है ये? अगले आने वाले साल का 1 साल का प्रॉफिट है, एवरेज। पक्का ना? ठीक है, अब आप सोचो जरा इसके बारे में। क्या मुझे इसे प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए कि इग्नोर करना चाहिए? सोचो। इग्नोर। ऑल एग्री? किसी का विचार डिफरेंट है तो बताएं। एक बात बताओ,
क्योंकि ये प्रॉफिट तुमने खुद अभी बोला, ये प्रॉफिट वो है जो भविष्य में मुझे होने की उम्मीद है। अगर तुम भविष्य का एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो भविष्य में होने वाले खर्चों को क्या तुम कंसिडर नहीं करो? खुद सोचो, आज तक रेंट का खर्चा नहीं होता था, आज तक नहीं होता था, पर आने वाले हर साल में हमें लगता है यार अब तो रेंट का खर्चा देना पड़ेगा। हमारी अपनी बिल्डिंग आज तक थी, अब वो बिल्डिंग भूकंप में टूट फूट गई, अब हमने कहा नई बिल्डिंग तो भैया बस की है नहीं, ऐसा करते हैं किराए पे बिल्डिंग ले लेते हैं, अब से किराए का खर्चा और होगा यार हर साल। एक नया खर्चा मेरे साथ जुड़ने जा रहा है आज से, जो कि कहीं ना कहीं मेरे इस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये भी फ्यूचर का प्रॉफिट है और वो फ्यूचर का खर्चा है। ये फ्यूचर का प्रॉफिट है, वो फ्यूचर का खर्चा है। जब तक मैं इस खर्चे को इसमें से माइनस नहीं कर दूंगा, ये सही कैसे कहलाएगा? नहीं समझे? जब मैं गुडविल की वैल्यू निकालता हूं तो मैं ना सिर्फ पास्ट को कंसीडर करता हूं, मैं फ्यूचर की नई चीजों को भी ध्यान में रखता हूं। नई चीजें मतलब नया खर्चा या नई इनकम, उनको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी ऑपरेशनल। पल्ले नहीं पड़ रही लग रहा है मेरी बात। तो मुझे इसे क्या करना है, 5,000 को माइनस। सवाल ये उठता है कौन से साल में से? दो तरीके हैं, या तो आप इस 5,000 के रेंट को हर साल में से माइनस कर दो 5 करके, या फिर आप इसे जब ये एवरेज आ जाएगा ना, इसमें से एक बार 5,000 माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। इसका बेस्ट तरीका है आप इसे टेबल के अंदर माइनस करो, क्योंकि अगले मेथड में इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वहां आपका भेजा चलेगा नहीं, मुझे पता है ना। तो टेबल में हर साल में से माइनस कर दो, या फिर एवरेज में भी माइनस कर सकते हैं। बात समझ आई? किसी को कुछ पूछना है? रीड करें जरा। कहाँ पर? फर्स्ट लाइन में, एक मिनट। When a business is able to earn higher than the profit earned by similar business lines. आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? सिमिलर की जगह पर क्या आना चाहिए? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। बेसिकली वो बिजनेस जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं अपनी गुडविल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैं बाकी कोचिंग सेंटर से ही तो कंपेयर करूँगा जो सेम इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री मतलब सेम काम से। ऐसा थोड़ी मैं किसी से भी कंपेयर कर लूँ। साइड में एक सैलून चल रहा है और साइड में एक अपना यहाँ पे ब्यूटी पार्लर चल रहा है, मैं उनके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो कोई लॉजिक नहीं है ना।
हो गया? अरे हो गया? कौन पढ़ रहा है ये तो बता दो। कोई पढ़ भी रहा है? अजीब नालायक है। अभी और भी है। ये इसलिए रीड करवाया जा रहा है अभी क्योंकि हम अभी टॉपिक को समझ रहे हैं, तो उसके थ्योरी को उसके साथ साथ पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। बाद में थ्योरी पढ़ने में ना दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, एक रीडिंग में सारा क्लियर। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड वाला, आप पढ़ेंगे आपको भी मतलब कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। बेटा लॉस तो इंटरनल चीज़ है ना, बाहर को दुनिया को थोड़ी पता है। मैं कह रहा हूँ मुझे मेरे लॉसेज हो रहे हैं और मेरे स्टाफ की इतनी गंदी आदत है, भाई हर कमरे में एसी चल रहा है, चलने दो, लाइटें जली पड़ी हैं और चोरियां हो रही हैं, अपने खुद के एम्प्लॉयज़ ही चोरियां कर रहे हैं, तो लॉसेज तो होंगे। अदरवाइज़ आपके नाम की वजह से इतने कस्टमर आपके पास आ रहे थे, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे, पर सिर्फ आपकी आदतों की वजह से आप प्रॉफिट्स में नहीं हैं, ओवर स्पेंडिंग हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे लॉसेज हो रहे तो कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गुडविल नहीं है। ऐसा हो सकता है गुडविल होने के बावजूद आप लॉसेज में चल रहे हैं, जस्ट ड्यू टू योर हैबिट्स। समझ आ गया? बस ये हो रहा है। सर सैलरी को हम माइनस कर देंगे। नहीं, सैलरी तो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में कंसिडर हो रखी है तो दोबारा क्यों कंसिडर करेंगे? सैलरी तो नॉर्मल खर्चा है। हाँ, अगर वो माइनस नहीं हो रखा है तो माइनस करना पड़ेगा हर साल में से। हो गया? सबने रीड कर लिया? ठीक है, आज का काम हमारा इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा अगला मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? फिफ्थ वाला। हाउ डज मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म।
भाई ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मार्केट कंडीशन में हैं। अगर आप मोनोपोली के कंडीशन में हैं तो क्या होता है, ये आपने पढ़े होंगे चीज़ें, आप डेफिनेटली बेटर गुडविल एंजॉय करेंगे क्योंकि कस्टमर आपको बहुत अच्छे से जानता है और आप इकलौता सोर्स हैं सामान देने के लिए, तो कस्टमर आपको अप्रोच करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेंगे आपके। ठीक है, ओके।